वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम जो एडिटोरिया की हाल ही में जो मैगजीन आई है बिहार स्पेशल के लिए, बिहार के जितने करंट अफेयर्स हैं उसमें इसमें कवर कराया गया है पिछले एक वर्ष का। ठीक है दोस्तों, पिछले एक वर्ष का इसमें कवर कराया गया है और इसका मैं अध्याय 33 है वहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, जल्द ही कंप्लीट कराऊंगा। और इसका मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसका पार्ट 1, अध्याय का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट होगा, ये पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो बिहार का संपादकीय जो समाचार है जो आपके 12 से 14 पेज में दिया है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, तो आप पार्ट 2 यहाँ से आप देख के और 14 से 15 पेज कंप्लीट कर सकते हैं आप आधे से 40 मिनट में। ठीक है, आधे घंटे से 40 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे देखेंगे कि बाल कल्याण बजट जो था बिहार में, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। बाल कल्याण बजट 2024-25 में इसका स्रोत क्या है? बिहार वित्त विभाग है। बिहार में 2013-14 से बाल बजट की शुरुआत की गई। पिछले 10 वर्षों में यानी 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च सालाना कितने परसेंटेज है? 20.5% का क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतक है, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ संकेतक है उसको आइए देखते हैं। इसमें संकेतक क्या है कि शिशु मृत्यु दर है जो पुरुषों में 26 और महिलाओं में 29। ठीक है, यानी महिलाएं ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ठीक है, गर्ल्स का ज़्यादा हो रही है, गर्ल्स का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मृत्यु। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे सकल नामांकन अनुपात 2021 और 22 में आप देखेंगे 1 से 8 तक के बच्चों में देखेंगे 95.1% सकल नामांकन अनुपात है, और वहीं महिलाओं में 97.4 है। ठीक है दोस्तों, सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में देखेंगे 9वीं से 10वीं में पुरुषों की क्या हो रही है? घट गई। कितने से? 95.1 से घट के 63.1 हो गए। यानी पुरुष भी क्लास 1 से लेके 8 तक वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 9th में क्या कर रहा है? वो ड्रॉप कर दे रहा है। ड्रॉप करके कितना हो गया? 63.1 हो गया। वही महिलाओं में क्या हुआ? महिलाओं में आप देखेंगे 66.8 है, यानी महिलाओं में बढ़ा हुआ है। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 11वीं और 12वीं का देखेंगे, जिसमें क्या है? 35.6% है, और यहीं महिलाओं में क्या है? 36.2 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर कितना है? ड्रॉप आउट रेट कितना है 2021-22 का? देखेंगे ये 0 है, नगण्य दिया हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर कितना है 2021-22 का? 4 है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 5.2 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जो प्रमुख उपलब्धियां हैं बिहार शिशु दर में, बिहार शिशु में, वो उसमें देखेंगे बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी मृत्यु दर में शिशु के गिरावट आई है। जो 2015 में 42 हुआ करते थे प्रति 1000 में जीवित जन्मों से घटकर 2020 में क्या हो गया? 27 हो गए हैं, यानी 42 से 27 हो गया है। ठीक है, और इसमें बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है। ठीक है, बिहार में बाल मृत्यु दर में अप्रत्याशित क्या है? गिरावट आई है। जो 2015 में 12 थे, ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1000 जन्म दर आ गई है। काफ़ी गिरावट हुई है, ये लगभग दोगुना गिरावट हो गई है। ठीक है, बिहार में 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11% NFHS-2 के तहत जो 1998-1999 से बढ़कर 2019 और 20 में NFHS जो आया था, NFHS आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां आया था, उसमें देखेंगे आप कितना हो गया? 71% हो गया है। ठीक है, 11.6% से कितना हो? 71% हो गया, जो 59.4% अंकों की वृद्धि पे है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे बच्चों के में बौनापन 2005 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखेंगे कि 55.6% से 12.7% अंक घटकर 2019 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितना परसेंटेज? 42.9% हो गया है। ठीक है, 42.9% हो गया है। ठीक है दोस्तों, NFHS के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015 और 16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में देखेंगे
43.9% से घटकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 41% हो गई है, जो 2.9% अंकों के साथ क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन कितना हुआ है, 190.23 लाख रहा है, जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियां हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर देखेंगे अधिकतम आयु समूह 14 वर्ष पर लैंगिक अंतर। ठीक है, जो लैंगिक अंतर है 2015 और 16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में कितना हो गया है, 4.76 लाख हो गई है। ठीक है, 4.76 लाख हो गया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0 हो गई है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर यानी कोई छोड़ के नहीं जाता है, ड्रॉप आउट क्या है, दर बहुत सी 0 हो गया है, यानी प्राथमिक लेवल पर बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, और इसमें देखेंगे उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट 2015-16 में देखेंगे दोस्तों, 2015-16 में आप देखेंगे उच्च प्राथमिक में देखेंगे ड्रॉप आउट में 2015-16 में 42.2% से 39.4% अंकों की गिरावट आई है, जो 2022-23 में 2.77% हो गई है। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर देखेंगे 2015-16 में और 2022-23 के बीच गिरावट परसेंटेज कितना ही है, 40% अंकों की है। 2022-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और मध्यम स्तर पर लड़कियों का ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में क्या है, कम है, यानी जो लड़कियों को ड्रॉप आउट है, गर्ल्स की जो ड्रॉप आउट है लड़कों की तुलना में क्या है, कम है ये। ठीक है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, जो विमेंस के एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है थ्रू एजुकेशन। ओके, थिंग्स आर चेंजिंग। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू दी छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए 11 नवंबर 2022 शिक्षा दिवस को बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई। बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई। इसमें पूछ देगा कि शिक्षा दिवस पे कौन सी अवधारणा शुरू की गई, तो आप उसमें बताएंगे बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई। अक्टूबर 2022 में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम की क्या होगी, पीटीएम की शुरुआत होगी दोस्तों। ठीक, पीटीएम की। बाल बजट एक नज़र में देखते हैं कि बच्चों का कुल व्यय 20.5% वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कितना हो गया है, 47,847.6 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है दोस्तों, 47,847.6 करोड़ रुपया हो गया है। इन 10 वर्षों में औसतन बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य का बजट का कितना प्रतिशत हो गया, ये 16% हो गया। बहुत ही अच्छा, 16% हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, इसी अवधि में बच्चों पर प्रति व्यय 2013-14 में 1559 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, आप 5.9 गुना बढ़कर 2022-23 में 9,131 रुपया हो गया, क्या, प्रति बच्चों का व्यय दर। ठीक है, वर्ष 2022-23 में कुल बजट में बच्चों का हिस्सा कितना रहा है, 20.6% रहा है। ठीक है दोस्तों, 20.6% रहा है। इसमें देखेंगे बाल बजट योजना का विवरण 2024-25 में देखेंगे, स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय कितना है, 50%। राज्य योजना कितना है, 11%। केंद्र प्रायोजिक योजनाएं और केंद्र क्षेत्र योजनाएं कितना हो गया, 39% हो गया। 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन कितना है, आप देखेंगे शीर्ष विभागों का आवंटन आप देखेंगे कितना रहा, ये 2024 और 25 में शिक्षा विभाग का देखेंगे आप 43,364.70 करोड़ रुपया। ठीक, पंचायती राज का 4,386 करोड़ रुपया हो गया है दोस्तों। ठीक है, समाज कल्याण का देखेंगे दोस्तों, समाज कल्याण में देखेंगे कि इसका कितना है, 3,176.94 करोड़ रुपया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला देखते हैं हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार का प्रदर्शन देखेंगे। बिहार का क्या देखेंगे, प्रदर्शन देखेंगे। बिहार का प्रदर्शन है, बिहार बजट से इसका स्रोत लिया गया है कि आप देखेंगे कि इसमें
राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के डाटाबेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें किसमें? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे इसमें क्या विवरण दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा। जनवरी 2024 तक राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। इतने निर्गत किया जा चुका है यानी दिया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी और 344 गैर अस्पताल अर्थात कुल 51 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर यानी वसुधा केंद्र और कार्यपालन सहायता पंचायती राज विभाग एवं जीविका दीदियों के लिए सहयोग किया जा रहा है। ठीक है, सहयोग किया जा रहा है। अब आइए इसमें देखते हैं जो जीविका है। जीविका में आप देखेंगे जो बजट 2024-25 में दिया गया है, नए जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें देखते हैं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जीविका बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जीविका बिहार। ठीक है, जीविका के लिए बिहार में महिलाओं के विकास सशक्तिकरण और ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1.30 करोड़ से अधिक परिवार को समूह से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? समूह से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। कितने? 1.03 लाख नए समूहों का। इसमें देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितने? 150। ठीक है, जीविका को आप ध्यान में रखेंगे, पूछ देगा कि जीविका को बजट में कितने सहायता का उल्लेख है। आप बताएंगे 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.04 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य। कितने दीदियों को? 1.04 करोड़ जीविका दीदियों को। ठीक है, बीमा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। कितना? 2000 ग्राहक सेवा केंद्र। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2024-25 में कितने? 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला इसमें पॉइंट देखेंगे, कोइलवर और गोरोल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है, जिसमें 700 जीविका दीदी कार्य कर रहे हैं। कितनी? 700 जीविका दीदी कार्य। कहाँ पे? कोइलवर एवं गोरोल में। ठीक है, गोरोल में। अगले हैं, जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित और स्वनियोजित करने का लक्ष्य। कितने? 35,000। ठीक है, 35,000 दोस्तों। जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 केंद्र, बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र और दिल्ली और बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? दिल्ली और बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा कहाँ पे स्थापित किया जाएगा जीविका बिहारी संसाधन केंद्र, बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र, वो कौन सी जगह? दिल्ली और बेंगलुरु है। ठीक है, जीविका दीदी द्वारा अब तक 3.39 करोड़ पौधे रोपण किए जा चुके हैं। कितने? 3.39 करोड़ पौधे रोपण किए जा चुके हैं। इसमें और आगे देखेंगे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही है। क्या चला रही है? सोलर शॉप चला रही है। ये सशक्तिकरण करने का ही तो एक लक्ष्य है। क्या है? गया जिले में आप देखेंगे जे वायर्स कंपनी की स्थापना की गई है। किसकी कौन सी कंपनी? जे वायर की कंपनी। कहाँ पे की गई है स्थापना? गया में की गई है, जो उद्यम को संचालित कर रही है। जो किसको? उद्यम को संचालित कर रही है। ठीक है मित्रों, अगला देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने और कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा
बिहार में 32 जिलों में 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी क्या की गई है, की स्थापना की गई है, उसको चलाया गया। किसके लिए? एक समुचित और कैरियर निर्माण करने के लिए, कैरियर का निर्माण करने के लिए बिहार में एक जीविका लाइब्रेरी स्टार्ट की गई है। कौन कितने जिलों में? 32 जिलों में, और कितने? 100 प्रखंडों में। ठीक है, 100 प्रखंडों में, ध्यान रखेंगे आप। अगला इसमें देखेंगे जल जीवन हरियाली अभियान को के बारे में जानेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले क्या क्या पुरस्कार हैं, ये बिहार बजट 2024-25 से लिया गया है। दुबई में संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। ठीक है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिल चुका है। कितना? तृतीय पुरस्कार मिल चुका है। 20वें CSIE गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। क्या? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसमें? 20वें CSIE में। ठीक है, CSIE गवर्नेंस में। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। ठीक है, टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंडों में 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया। 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित, कहाँ पे? वाराणसी में, ध्यान रखेंगे, वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्षा यानी टीबी उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले, कौन कौन से जिले? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को स्वर्ण पदक, और सिवान को कितना, कौन सा? रजत पदक, और पूर्णिया को और सारण को क्या? कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है, इसमें जो एक्सप्लेन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य पुल निर्माण नगर निगम के अंतर्गत चल रही जो प्रमुख मेगा परियोजना है उसके बारे में जानेंगे। जो छपरा शहर में गांधी चौक में नगर पालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, जिसकी लागत कितना है? 441.31 करोड़ रुपये है। कितने? 441.31 करोड़ रुपये हैं। वो पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया PMCH अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग की जिसकी लागत है 422 करोड़ रुपये की लागत से संपन्न हो रहा है। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पांडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसका सेकंड वाला याद रखें, डबल डेकर वाला, और इसकी कितनी लागत है, और छपरा जिले में जो गांधी चौक है वहाँ पे डबल डेकर जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है उसको याद रखेंगे। और इसमें देख लेंगे भागलपुर, देखेंगे भागलपुर जिला अंतर्गत अगुवानी घाट जो सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना में 4 लेन, ये इंपॉर्टेंट, 4 लेन पथ का विस्तारित निर्माण कार्य, लागत जिसकी है 209.32 करोड़ रुपया है। और गंडक नदी पर 70 घाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। किस नदी पे? गंडक नदी पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसके बारे में भारत में कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, जो कर्पूरी ठाकुर जी थे भारत के, उनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, आप देखेंगे कि इनके बारे में कुछ जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है आपके आने वाले 17वीं BPSC में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं इसको। 100वें जन्म वर्ष पर पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 में पिथौछिया जिले, जो पिथौछिया गांव है, जो अब कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में बदला जा चुका है, और 17 फरवरी 1988 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक, जननायक के नाम से, ये किस नाम से जानते थे? जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ताजपुर विधानसभा से 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे के रूप में कार्य किया, जो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रहे हैं, और 24 जून 1977 से
21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से क्या रहे, 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये सांसद भी रहे हैं, थोड़े समय के लिए सांसद भी रहे हैं 1977 में। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। जो इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर हुआ करता था उसको हटाने का कार्य किसने किया? कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। ठीक है, इन्होंने 1970 में बिहार पूर्ण शराबबंदी लागू किया। पूर्ण शराबबंदी क्या किया? लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। ठीक है, ये क्या था? कर्पूरी ठाकुर फार्मूला था, जो कब आया था? 1978 में आया था। ठीक, इसमें क्या था? 26% क्या आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, भारत रत्न के बारे में जानते हैं। इसमें जानते हैं कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई। कब की? 2 जनवरी 1954 में। किसी विशेष वर्ष में विशेष पुरस्कार की संख्या अधिकतम 3 सीमित रहेगी। ठीक है, विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक रहेगी, यानी एक साल में 3 सीमित रहेगा, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, इसमें ये शामिल है। ठीक है, इसमें जो शामिल है कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जी और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को नहीं जानता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ये फादर रह चुके हैं। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता, कोई भी आपको आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई पैसा नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 1954 से पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। ठीक है, 1954 से पहले। ठीक, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? 49वें व्यक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ देगा। भारत रत्न का 49th जो रत्न पाए हैं भारत रत्न, वो कौन है? आपको बताना होगा। दे देगा आपको, जो पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आपको क्या करना है? कर्पूरी ठाकुर जी पे क्या करना है? टिक मारना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। विशेष राज्य श्रेणी का जो दर्जा की मांग की गई थी उसके बारे में देख लेते हैं। जो पीआईबी और द हिंदू में क्या है खबर है, उसका स्रोत बिहार के झांझरपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 में बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्यों को विशेष दर्जा देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, कि नहीं मिलेगा आप लोग को, क्योंकि ये इसलिए मना कर दिया कि आर्थिक, ठीक है, वित्त आयोग का हवाला देते हुए, ठीक, मना कर दिया। अब देखते हैं इसमें विशेष राज्य श्रेणी को 1959 में 5 वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। ठीक है, यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक क्या है? वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए जो मानदंड होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसके 5 मानदंड होते हैं। पहाड़ी और कठिन इलाका हो, पहाड़ी माउंटेनियस रीजन हो, और कठिन इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व, जहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो क्या हो। अगला देखेंगे, इसमें क्या है अगला में, नेक्स्ट में, ये कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, जो एसटी है जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थानों, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसके समीप मिलती हों। ठीक है, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन। ठीक है, राज्य के वित्त और गैर व्यवहार्थ प्रवृत्ति हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें देखेंगे नोट उपयुक्त मानदंड गैडगिल फार्मूला के आधारित है। जो गैडगिल फार्मूला था उस पर क्या है? आधारित है। विशेष राज्य से लाभ क्या क्या होंगे, आइए देखते हैं। विशेष राज्य से लाभ क्या क्या होगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि 90% केंद्र वहन करेगा, यानी 90% क्या करेगा? केंद्र उठाएगा, कोई भी योजना अगर चलती है तो। ठीक है दोस्तों, खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होगा, यानी खर्च किया गया पैसा लैप्स का मतलब ये होगा कि वापस वो फंड में नहीं जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, उसमें नहीं जाएगा, अगले वित्त वर्ष में चला जाएगा, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या चला जाएगा? पैसा ये चला जाएगा। और जिससे क्या कर सकता है वो राज्य, उस पैसे को क्या कर सकता है? व्यय कर सकता है। राज्य को अन्य महत्वपूर्ण
रियायतें प्रदान की जाएंगी और रियायतें प्रदान किए जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि से रियायत किया जाएगा। ठीक है, केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उसके पास जाता है। ठीक है, केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। जो वर्तमान में SCS राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, ये ध्यान में रखेंगे कौन कौन से SCS राज्य हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। इसमें नोट देख लेते हैं दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। विशेष राज्य का अस्तित्व क्या समाप्त कर, किसके आयोग के द्वारा? कौन से वित्त आयोग था? ये 14वां वित्त आयोग था। कूट बना के दे देगा कि कौन से वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश थी, जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसका जो अस्तित्व था उसको खत्म कर दिया। ये कौन सा? 14वां है। ठीक है, अगला देखेंगे, 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों को संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने के सुझाव दिया। और क्या सुझाव दिया? इससे जो 30% है उससे बढ़ाकर क्या 42% कर दिया गया। ठीक है, इसमें देखेंगे कृषि रोड मैप। ठीक है, कृषि रोड मैप के बारे में जानेंगे दोस्तों, क्या दिया हुआ है इसमें। आप देखेंगे कि कृषि समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया। ठीक है, कौन सा? 4th। इसके अवधि में 31 मार्च 2028 तक है। ठीक है, 31 मार्च 2028 तक है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना? 1.62 लाख करोड़ रुपए। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया। कितने? 12 विभागों को। अब चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। जो कृषि के आधुनिकीकरण है, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या किया जाएगा? अपग्रेडेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास किया जाएगा। जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय इसका ज़्यादा महत्व था। ठीक है, उसको गुणवत्ता को, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जाकि प्रोडक्टिविटी जो है क्या हो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो, बिहार राज्य की ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जो मोटे अनाज होते हैं उसकी खेती को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो दलहन है, तिलहन है, पोषक अनाज में विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन और तिलहन विकास मिशन और आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, विशेष। इसमें अगला देखेंगे, कृषि के सार्वगिक विकास के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि 350 लाख पौधों का रोपण करेगी और 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचय क्षमता, जो गार्लैंड ट्रेंच की निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अब अगला देखेंगे, जो समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब लगभग 20 करोड़ पौधे लगाया जाएगा। 20 करोड़ पौधे लगाया जाएगा और टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप के निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फल स्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल और वर्ष 2012-13 में गेहूं, वर्ष 2015-16 में मक्का मोटे अनाज और वर्ष 2016-17 में मक्का मोटे तथा वर्ष 2017 और 18 में गेहूं उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेख उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। उसको कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। इसमें है कृषि रोड मैप, आप देखेंगे जो इसका कृषि रोड मैप जो 3 है 2017 से 2023 तक, कृषि रोड मैप जो 2012 से लेकर 2017 तक, कृषि रोड मैप 1 में देखें 2008 से लेकर 2012 तक। और हाल ही में अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जन सुराज अभियान। अभी आप देखेंगे जो जन सुराज अभियान की क्या हुई है, एक जो प्रशांत किशोर जी हैं उनके द्वारा जन सुराज अभियान लाया गया है। और इसमें क्या देखेंगे आप, क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं
जयंती पर पश्चिमी चंपारण में भितिहरवा आश्रम में प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत की और कर जन स्वराज अभियान का आगाज किया। और बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए यह यात्रा अभी तक कितना 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसरित रहेगा। और इस दौरान यात्रा के जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, ये जितने भी दिए हैं, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए पूर्णिया तक चल रहा है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन सी जगह, क्योंकि ये एक अभियान है और बस आपको ध्यान में रखना है कि प्रशांत किशोर जी द्वारा कब शुरू किया गया था, गांधी जयंती के 153वें वर्ष, बस। और कुछ नहीं जानकारी रखनी इसमें जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन इससे बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा तो यही पूछ देगा किसने ये अभियान चालू की। ठीक है, और इसमें आप देख लेंगे, एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में दलित समाज से आने वाले भारत के पूर्व राजनयिक मनोज भारती जो मधुबनी से हैं, क्या है, चयन हुए प्रथम अध्यक्ष, जो कहाँ से हैं, दलित समाज से। ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख ले सकते हैं उसको। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें प्रशांत किशोर जी के बारे में दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि अपने संविधान में राइट टू कॉल रखा गया है। ठीक है, और इतनी जानकारी जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उतने महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है हमें, और इससे क्वेश्चन बनेगा मेन इशूज से। ठीक है, और इसमें देखिए बिहार पर्यावरण एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के बारे में है, जो बिहार कैबिनेट मीटिंग में हुआ है। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले अब तक 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर वन्य प्राणी के हमले से, अगर जंगल के किसी भी प्राणी से अगर हमले में मारा गया कोई व्यक्ति है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपये और हल्की चोट पर 24,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पशु द्वारा फसल क्षति 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण कदम है फार्मर्स के लिए। और घोड़ पारस द्वारा फसल क्षति पर भी मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, घोड़ पारस एक जंगली सुअर है को मारने के समय की सीमा 5 साल की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, कितना 5 साल की वृद्धि कर दी गई है। मुखिया ग्राम सभा में 50 घोड़ पारस तक मारने का फैसला ले सकता है। जो मुखिया होगा, गांव का मुखिया होगा, 50 जो जंगली सुअर होते हैं उसको मारने का फैसला ले सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक, अगला देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, आप देखेंगे गुड़ प्रोत्साहन नीति। जो गुड़ प्रोत्साहन नीति है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया। इसकी विशेषताएं क्या है, राज्य में सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उद्यमियों को योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। क्या, केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखेंगे अगला, जो चीनी मिल में हितों को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। कितने, 15 किलोमीटर की दूरी पर। इसमें जो 50% तक अनुदान का प्रावधान है। कितने, 50% क्या आपको सब्सिडी मिलेगी। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% का अनुदान दिया जाएगा, यानी 10% का क्या किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में देखेंगे 2024 में बिहार का क्या प्रदर्शन रहा है, अपने बिहार राज्य का क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक है, बिहार शिक्षा संस्थान का प्रदर्शन जो किससे, शिक्षा मंत्रालय से लिया गया है। इसका स्रोत आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है। इसमें है, आप देखेंगे कि बिहार में शिक्षा प्रावधान का प्रदर्शन श्रेणी एक तरफ दिया है और संस्थान दिया है, उसका रैंक दिया हुआ है NIRF का, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ओवरऑल में देखेंगे IIT पटना का कितना, 73वां रैंक है, इंपॉर्टेंट है। एम्स पटना का 99वां है। ठीक है, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT पटना को 34वां और NIT पटना को 55वां और IIM बोधगया को 33वां मिला है प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, प्रबंधन के क्षेत्र में IIT बोधगया को 33वां मिला है। फार्मेसी के में आप देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है हाजीपुर में है, वो कितना है, 33 है। आप ये क्वेश्चन में ये भी देख सकता है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो हाजीपुर, वो कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा, हाजीपुर जिले में है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में देखेंगे NIT पटना को 27वां रैंक मिला है। ठीक है दोस्तों, लॉ में देखेंगे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसको क्या मिला है, 31वां रैंक मिला है। मेडिकल के फील्ड में देखें एम्स पटना को 26वां रैंक मिला है। ये रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो
RF के द्वारा निकाली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है, ठीक है, समस्तीपुर में, उसको 36वां रैंक मिला है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर देखेंगे, इसमें मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा। ओके, पुनरुद्धार का यानी फिर से उसको बनाया जाएगा, पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा गया था। और इसमें देखेंगे आप कि भारत के संसद में नालंदा अधिनियम 2010 में पारित किया गया और इससे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान में दर्जा दिया गया, ठीक है। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर की बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, ठीक है, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत बीबी दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया, जबकि विश्व के मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं की को एकत्रित किया, ठीक है। ये कौन थे? ये आप देखेंगे पद्म विभूषण बीबी दोषी जी थे, ठीक है। यह बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुफ्त नेट जीरो कैंपस है, ठीक है। नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। ओके, सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय कितने एकड़ में है? 455 एकड़ में, ठीक है, एकड़ में। अगला देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया। कहाँ पे किया गया? ये राजगीर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय को विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। और कुलपति क्या है? कुलाधिपति कौन है? प्रोफेसर अरविंद पंगरिया है। और अंतरिम कुलपति क्या है? प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के बारे में दिया हुआ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें जानेंगे कि सिविल सेवा में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में, जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। लोक सेवा आयोग ने रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के बारे में बात की गई है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि प्रोत्साहन प्रतियोगी परीक्षा का नाम दिया हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था है उसका नाम, और जो राशि है उसमें, ठीक है। सिविल सेवा के लिए कितने दिए गए हैं? सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है, 1 लाख रुपए तक का प्रावधान है, ठीक है। ये ताकि उन लोगों का बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, ठीक। अगला देखेंगे कि भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा, ठीक है, इसमें 75,000 रुपये तक का प्रावधान है। ये भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है परीक्षा। और संयुक्त रक्षा सेवा CDS की परीक्षा के लिए 50,000 रुपये, और CBI की परीक्षा के लिए आप 50,000 रुपये, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो CRPF होती है उसके लिए भी 50,000 रुपये। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के लिए आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। नौसेना के प्रथम चरण और लिखित उत्तीर्ण करने पर, ठीक है, लिखित उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आप इसमें और आगे देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रावधान और भी परीक्षाओं के लिए रखा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने में कितना दिया गया? 50,000 रुपये तक का प्रावधान है, ठीक। ये केवल ST SC के लिए है, आप ध्यान में रखेंगे, ST SC के लिए है, ठीक है। अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तीर्ण के लिए कितना? 50,000 रुपये। अगर कोई भी व्यक्ति आके अगर PCS UP PCS की एग्जाम देता है प्रारंभिक परीक्षा, अगर ST SC का व्यक्ति है कोई आके देता है तो उसे कितना? 50,000 रुपये आवंटित किया जाएगा, ठीक है, उसको दिया जाएगा, ठीक है। RBI ग्रेड B के अधिकारी को प्रारंभिक परीक्षा में और SBI और अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रारंभिक परीक्षा और LIC के सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में कितना? 30,000 रुपये। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में कितना? ये 30,000 रुपये तक का प्रावधान है, ठीक। और विभिन्न रेलवे भर्ती के द्वारा अगर आयोजित कोई परीक्षा तकनीकी और स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कितना? 30,000 रुपये तक का देने का प्रावधान है। और इसमें देखें स्मार्ट प्री
प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है, चर्चा में रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऊर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे आप देखेंगे, ऑनलाइन रिसर्च करने पर 3% की विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, यदि उपभोक्ता के खाते में 2000 रुपये से अधिक राशि लगातार रहता है तो ब्याज मिलेगा। अगर उपभोक्ता के खाते में अगर 2000 से अधिक रहेगा पैसा तो राशि रहेगी तो उसको लगातार ब्याज मिलता रहेगा। और खाते में 3 महीने तक रखने पर ब्याज दर दिया जाएगा। 3 महीने तक रखने पर ब्याज दर दिया जाएगा। 3 से 6 महीने तक रखने पर ब्याज दर प्लस 0.25% दर की ब्याज दिया जाएगा। और 6 महीने से अधिक रखने तक पर क्या किया जाएगा, बैंक दर का 0.50% की ब्याज दर दिया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सामान्य मीटर की दर एक जैसी है। ठीक है, एक दर जैसी है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना में स्मार्ट मीटर नेट मीटरिंग का काम करता है। ठीक है, इसमें काम करता है। अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, घर बैठे सुविधा ऐप, जो घर बैठे सुविधा ऐप से सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस ऐप से दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, राशि शून्य होने पर उपभोक्ताओं को SMS कॉल के जरिए जानकारी दी जाएगी। SMS कॉल के जरिए जानकारी दी जाएगी ये सुविधा ऐप के तहत। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना सहनी पड़े। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ अपना ये जो बिहार का जो संपादकीय समाचार था वो कंप्लीट हो चुका है, इसका पार्ट 2 भी। और आप जो अध्याय 2 है, ठीक है, 2 उसका मैं आज शाम तक प्लेलिस्ट में भी उसको मैं बना दूंगा। और इसका जो MCQ दिया हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे MCQ इसका 10 दिया हुआ है, जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक है। जो बिहार का पूरा करंट अफेयर्स है, तो आपको बहुत ही आसानी से इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। और आप किसी भी तरीके का अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, जय